अब देखो एक ना डिबेट चलती है डॉग लवर्स के बीच में और डॉग हेटर्स के बीच में। ये लोग दो तरीके के एक्सट्रीम्स पे होते हैं। पहले टाइप के वो लोग होते हैं जो कुत्तों को अपना बाप बना लेते हैं, और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो इतने ज्यादा रेडिकल माइंडसेट के हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इंसानों के अलावा किसी और लिविंग बीइंग का हक ही नहीं है इस धरती पे रहना। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि पूरी धरती पे इंसान ही रहे। अगर नेचर ने किसी भी जानवर को इस काबिल बनाया है कि वो इंसानों को थोड़ा सा भी हर्ट करे तो उसे मार देना चाहिए, या उसे शेल्टर्स में रख दो, या फिर उसे बंद करके रख दो। इस तरीके के लोग हैं। अब इस बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, गायों के भी बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर वीगन्स और नॉन वेजिटेरियंस लड़ते रहते हैं। अब देखो, बीइंग अ फाइनेंस क्रिएटर ये मेरी नीश नहीं है, ना ही मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता था, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर ह्यूमन बीइंग को पता होने चाहिए। नॉट ओनली इंडियंस, हर इंसान को पता होने चाहिए। और शायद इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव भी बदल जाए। तो अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ के स्टेरलाइज करना है, वैक्सीनेट करना है, और फिर उन्हें वापस उस जगह नहीं छोड़ना। 10 लाख कुत्तों के लिए नई शेल्टर्स बनाए जाएंगे और उनके अंदर रखा जाएगा उन्हें। और ये सारा काम 8 हफ्तों के अंदर होना है। और तुम्हें पता है इसका बजट कितना है? 15,000 करोड़। और ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हर साल दिल्ली एनसीआर की 3.5 करोड़ इंसानों की पॉपुलेशन में से 49 लोग रेबीज से मर जाते हैं और 54 डेथ्स होती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और ये डेटा कोई मैं चैट जीपीटी से उठा के नहीं बता रहा, एनसीडीसी का डेटा है ये, जो कि गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब सेम टाइम पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है वो है 18 से 20,000 डेथ्स पर ईयर रेबीज से होती हैं। बट हम एनसीडीसी का ही डेटा कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसी डेटा के भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगने आएंगी। और तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि असली डेटा क्या है। अब देखो, रेबीज की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। लोगों को लगता है रेबीज जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी है। नो डाउट ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीमारी है और इंसान तड़प तड़प के मरता है इससे, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बट जहाँ ऑल ओवर इंडिया 54 डेथ्स होती हैं रेबीज से, वहीं एनसीडीसी के डेटा के अकॉर्डिंग 32,000 लोग हर साल मरते हैं एड्स से। तो तुम कंपेयर कर लो कि ये कितनी ज्यादा रेयर डिजीज है। और अगर हम मोर्टेलिटी की बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें बता दूं, हर साल 1800 से 2000 लोग सड़कों में हुए गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट होकर मरते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका अगर 5 से 10% भी निकाल लेंगे तो एटलीस्ट सारे गड्ढे तो भर ही सकते हैं दिल्ली के। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट को इतनी ही परवाह है ह्यूमन लाइफ की, तो ये गड्ढे जो भर दें। और सड़कों के तो अलग से इतने सारे टैक्स भी जाते हैं। अब देखो, हम सबको पता है कि डॉग्स की वजह से क्राइम रेट कम होता है, बट इंडिया के अंदर कभी कोई ऐसा ऑफिशियल सर्वे या एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है जिससे ये पता लग सके कि क्राइम रेट कम होता है या बढ़ता है। तो हम बाहर की कंट्रीज का डेटा उठाएंगे जो कि उनकी खुद की पुलिस ने दिया है या पब्लिश किया है, ताकि हमें सोसाइटी के अंदर डॉग्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लग सके। यूएस के एफबीआई ने बताया कि 65% चोरों ने एडमिट किया है कि जिन घरों के आसपास कुत्ते होते हैं वो वहाँ पे चोरी नहीं करते हैं। सेम चीज यूके मेट्रोपॉलिटन रिपोर्ट में भी है कि 40% ट्रेसपासिंग के केसेस कम होते हैं ऐसी लोकेलिटीज में जहाँ पे डॉग्स होते हैं। और लैटिन अमेरिका की रिसर्च तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने रिवील किया है कि वायलेंट क्राइम जैसे कि रेप्स और मर्डर्स 15% कम होते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे डॉग्स होते हैं। अब देखो, लोगों को इस डिसीजन से प्रॉब्लम नहीं है कि डॉग्स को शेल्टर मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, जो कि सरकार प्रोवाइड कराएगी। अब प्रॉब्लम इस चीज से है कि जो पकड़ पकड़ के कुत्तों को ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम शेल्टर्स में रखेंगे। क्या गवर्नमेंट ने एक भी परमानेंट शेल्टर बनाया है? नहीं बनाया है। शेल्टर्स के नाम पे गवर्नमेंट ने खाली टेम्परेरी एबीसी सेंटर्स बनाए हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 3500 से 5000 है। तो बाकी 10 लाख डॉग्स का क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? या तो तुम इन्हें दिल्ली से निकाल के बाकी शहरों में छोड़ दोगे, वहाँ पे ये बाकी कुत्तों से लड़ लड़ के मर जाएंगे। और अगर ये कुत्ते वायलेंट हैं, बाकी स्टेट्स में लोगों को नहीं काटेंगे। और योगी जी की बनाई गौशालाओं का तो हाल सबको पता ही है। जिस देश में लोग गौ माता को भगवान मानते हैं, गाय को मारना पाप जैसा है। और जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरे सामने तुम गाय को मारोगे, हो सकता है मैं तुम्हारे चक्कू घुसेड़ दूं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसे देश के अंदर भी अगर गाय प्लास्टिक और कचरा खा रही है, गौशालाओं में भूखी मर रही है, तो इन कुत्तों का क्या होने वाला है? जिसे मारने के ऊपर 50 रुपए की पेनल्टी है, मैक्सिमम 50 रुपए की। और देखो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को इंसानों से इतना ही ज्यादा लगाव है, ह्यूमन लाइफ इतनी ही ज्यादा मैटर करती है, तो केवल दिल्ली के अंदर 20 से 30,000 भिखारी घूमते हैं जिनके पास घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे कहीं भी रह लेते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। अगर तुम हिसाब लगाओगे तो 1000 करोड़ के अंदर दिल्ली के सारे भिखारियों को घर मिल सकता है। वो बात अलग है कि इनकी कोई गैंग वगैरह होती है, उस चीज की और बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सारा टैक्स पेयर का पैसा कुत्तों पे खर्च किया जा रहा है, वो भी तब जब लोग चाहते ही नहीं है कि आप इतना पैसा खर्च करो और कुत्तों को कहीं और ले जाओ। टैक्स पेयर्स को निचोड़ के जो टैक्स लिया जाता है वैसे इन ह्यूमन प्रोजेक्ट्स में खर्च हो रहा है, और वो भी इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ हम कुत्ते से लेके गाय को हर किसी को भगवान ही मानते हैं। अब देखो, इस बारे में बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई क्यों। हर साल एमसीडी को 15 से 17 करोड़ का फंड मिलता है ताकि इन कुत्तों की स्टरलाइजेशन हो सके और वैक्सीनेशन हो सके, जिससे ये और ज्यादा रिप्रोड्यूस ना कर पाए और इनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। बट तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे किसी गली मोहल्ले में से किसी कुत्ते को उठा के लेके गए हो और उसकी स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन करी हो और वापस उसे
वहीं छोड़ के गए हो? देखा है तुमने कभी? मतलब मैं तो इतने सारे लोगों को जानता हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। 15 करोड़ के फंड में अगर इतने घोटाले कर दिए तो 15,000 करोड़ में कितने करोड़ का घोटाला करेंगे लोग? वो भी तब जब ये लोग काम ठीक से नहीं करेंगे तो लोग खुश होंगे कि अच्छा है हमारे के लिए कुत्ते मरने से बच गए। तो सीधा सीधा ये कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में जाएगा फंड, और कुछ नहीं होने वाला इससे। और भाई इंसानों को तो छत दी नहीं जा रही, कुत्तों को देंगे। और देखो मैं तो ये सोच रहा हूँ वो लोग कहाँ चले गए? जब भी कोई मंदिर वगैरह बनता है कि इससे अच्छा तो हॉस्टल बना देते, स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? मतलब इतने बड़े फंड से ना दिल्ली के अंदर 100 से 150 सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल बन सकते हैं। और मैं कोई छोटे मोटे हॉस्टल की बात नहीं कर रहा, जिनमें सबसे ज्यादा एडवांस मशीन रखी जाती है। जिन हॉस्टल्स को बनाने का खर्चा 100-200 करोड़ होता है, पर खैर कुत्तों का काटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ह्यूमन लाइफ की अगर इतनी ही ज्यादा वैल्यू है तुम्हारी नजरों में, तो ये सब चीजें क्यों नहीं हो रही? मतलब टैक्स पेयर के पैसे से कुत्ते मार रहे हैं। यहाँ मेरी गांड फटी पड़ी है, मैं टैक्स भरू तो भरू कैसे? यूएसडीटी बेचते ही लीन लग जाता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हर चीज पे इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है, उस टैक्स का हो क्या रहा है? कुत्ते मार रहे हैं। अब देखो मैं डिनाई नहीं कर रहा कि कुत्तों की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है, बाइट केसेस है ही नहीं बिल्कुल भी, बट इस प्रॉब्लम को इतने वाहियात तरीके से टैकल करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। चलो मान लो एक सिनेरियो लेते हैं कि तुम अगर काम धंधे वाले आदमी हो तो तुम अपने काम पे जाते होगे, जॉब वगैरह पे जाते होगे, कोई बिजनेस है तो वहाँ दुकान वगैरह पे जाते होगे। ऐसा कितनी बार तुमने अपनी आंखों से देखा है कि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को काट काट के मार दिया? और तुमने ऐसा कितनी बार देखा है कि किसी गाड़ी ने या किसी बाइक वाले ने किसी कुत्ते को टक्कर मार दी और वो वहीं मर गया, और उसकी लाश 2-3 दिन तक ऐसी सड़क पे पड़ी रहती है, उसमें मक्खियां बिनक रही होती है, कोई उठाने भी नहीं आता उसको। अब देखो पहली वाली चीज हो सकता है तुमने शायद कभी अपनी आंखों से देखी भी ना हो, मैंने खुद नहीं देखी ऐसी चीज, बट हर 3-4 दिन में कोई ना कोई कुत्ता किसी गाड़ी के नीचे आया हुआ दिखाई देता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ रैश ड्राइवर्स की वजह से सारी की सारी गाड़ी और बाइक्स को बैन कर दिया जाए, बट देखो जब मैं ये पॉइंट किसी ऐसे व्यक्ति के आगे रखता हूँ जिसे ऐसा लगता है कि जब वो पैदा हुआ था तो ये पृथ्वी भी उसकी माँ की कोख से ही निकली थी और उस पे खाली इंसानों का हक है या उसका हक है, तो उनके पास इस पूरी डिबेट का एक ही काउंटर होता है। मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी पे तो तुम डॉग लवर हो, लेकिन तुम घर पे बिरयानी खा के सोते हो। गाय की जान जान है, भैंस की जान जान नहीं है, भैंस का कुछ नहीं, और कुत्तों की जान जान है, लेकिन बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बकरे की बिरयानी और चिकन खा के सो जाते हो। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के पास ऐसा कौन सा डेटा है या ऐसा कौन सा प्रूफ है जो लोग इन सब चीजों के खिलाफ बोलते हैं वो चिकन खा के सोते होंगे? इंडिया के अंदर 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन है, अंडा भी नहीं खाते ये लोग। हर किसी को एक ही लेंस से देखना बंद कर दो। ऑब्वियसली ऐसे लोग होते हैं जो खाली इंस्टाग्राम स्टोरीज और पोस्ट के लिए डॉग लवर होते हैं। मेरे भी 1-2 ऐसे दोस्त हैं जिन्हें एक्चुअल में जानवरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्टाग्राम स्टोरीज और पोस्ट के लिए डॉग लवर है वो बस। अब देखो मैं डिनाई नहीं कर रहा यार कि कुत्तों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डॉग बाइट केसेस नहीं होते, ये लोग काटते नहीं है। मैं भी खुद अपने दोस्त के घर से आ रहा था, मेरे पीछे 4 कुत्ते चिपट गए, मैंने पत्थर मारा भाग गए। बस इतना ही करना होता है कुत्तों को भगाने के लिए। कई बार थोड़ा ज्यादा कर सकते हो तुम, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं उन्हें जाके मार दूं सबको। पॉइंट बस इतना सा है कि ये जो पृथ्वी है, ये नेचर है, ये सबका है। इसके ऊपर जितना इंसानों का है उतना ही बाकी स्पीशीज का भी है। तुम्हें सेफ रहने का हक है, बट कुछ कुत्तों ने कुछ लोगों को काट लिया, इसकी वजह से तुम इतने सारे कुत्तों को नहीं मार सकते। और जब मैं मारने की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या लगता है इन डॉग्स को कहाँ रखा जाएगा? तुम्हें लगता है जो सरकार इतने सालों में गड्ढे नहीं भर पा रही सड़क के, ढंग के हॉस्पिटल नहीं बना पा रही, ढंग के स्कूल्स नहीं बना पा रही, ठीक से लोगों को ट्रीट नहीं कर पा रही, इतना टैक्स लेने के बावजूद भी पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है, मतलब कितने हजारों लोग होंगे जो सड़कों पे भूख से मर रहे हैं, जब उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रही, तो तुम्हें लगता है ये लोग कुत्तों को शेल्टर्स में रख के उन्हें खाना देंगे? तुम्हें क्या लगता है हर कुत्ते को एक पिंजरे में रखेंगे? तो वो भी दिक्कत है। अगर एक बहुत बड़ा स्पेस दे दिया तो इतने सारे वहाँ पे कुत्तों में खाना कैसे दोगे? एक एक करके जाके दोगे या ऊपर से फेंकोगे? तुम किसी भी तरीके से उन्हें खाना दोगे ना, वो आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। इन सब चीजों में करोड़ों रुपए खर्च नहीं होंगे। टैक्स पेयर की मेहनत का पैसा तुम ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हो जो कि लोगों को चाहिए भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जानवरों को जानवरों की तरह देखो। कुत्तों के अंदर उतना ही IQ होता है जितना एक इंसान के 2.5 साल के बच्चे के अंदर होता है। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि 2-2.5 साल का बच्चा है वो अपनी माँ के काट ले? बहुत ज्यादा, हर दूसरे तीसरे दिन ही काटता होगा। क्या उसको मार देते हैं या फिर अबेंडन कर देते हैं या पिंजरे में डाल देते हैं? नहीं ना, क्योंकि उसके पास IQ नहीं है, उसे पता ही नहीं है। अगर ह्यूमंस बाकी 8.4 मिलियन स्पीशीज से इतने ज्यादा स्मार्ट है तो ये हमारी प्रिविलेज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बाकी स्पीशीज को भी उतना ही हक दें इस धरती पे जितना हमारा है। बाकी स्पीशीज को भी लिविंग बींग्स की तरह कंसीडर करें। और दुनिया की हर स्पीशी के अंदर एक चीज कॉमन है जो उन्होंने हजारों लाखों सालों से सीखी है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मतलब मुझे कॉकरोच बहुत ज्यादा घिनौने गंदे लगते हैं, तो मुझे उनसे डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि वो बीमारी वगैरह फैलाते हैं। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा मेरे सिर पे कोई कॉकरोच बैठा है, और मैंने विद इन अ सेकंड उसको इतनी टाइटली ग्रैब करके उसको ऐसे फेंका, और जब मैंने उसे देखा तो वो एक ग्रास हॉपर था।
अब मुझे ये हरे हरे टिड्डे अच्छे लगते हैं, बट अगर मुझे पता होता कि ये टिड्डा मेरे ऊपर बैठा हुआ है तो मैं इसको इतनी जोर से नहीं फेंकता। यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कुत्तों ने और बाकी स्पीशीज ने हजारों लाखों सालों से सीखे हैं। और कुत्ते तो इतना कम आईक्यू होने के बाद भी इतने ज्यादा घुले मिले रहते हैं इंसानों से। बंदर और चिंपैंजी सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव है हमारे, बट वो कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं वो तुम्हें भी पता है। देखो मुझे पता है कोई ना कोई इंसान आ जाएगा जो बोलेगा इतना ज्यादा प्यार है सड़क के कुत्तों से तो एक कुत्ता अपने घर लिया ना। तो भाई जो कुत्ता मेरे घर के अंदर है वो देसी कुत्ता और मेरा भाई कहीं से उठा के ले आया था ऐसे ही। और भाई जितना तुम लोगों को पूरी जिंदगी के अंदर कुत्तों ने काटा होगा ना और काटेंगे, उतना तो मुझे हर 3 महीने में मेरा कुत्ता काट लेता है। मतलब मैं साल में 4-5 बार रेबीज का इंजेक्शन लगवाता हूँ। और मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार का उद्घाटन कर रखा उसने। बट इट डजंट मीन कि मैं उसे बाहर छोड़ दूं या अबेंडन कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि उसका IQ इतना लो है कि उसे नहीं पता कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ रहना उनसे, क्योंकि वो जानवर है और हम इंसान हैं। हम उन्हें रख सकते हैं, हम उन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं, बट एक्चुअल में है तो वो जानवर ही। सेफ रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें सेफ रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इंसानों ने ही जंगल काटे हैं ना। कुत्ते हमारे पास तो नहीं आए थे कि हमें खाना दे दो, हमने जंगल काट काट के हमें बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज बना दी ना। अब देखो दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो वीगन्स और नॉन वेजिटेरियंस के बीच में लड़ाई चलती रहती है। देखो वीगन्स दूध ना पीने का एक सिंपल रीजन देते हैं, उसके अंदर 80% जो प्रोटीन होता है वो होता है केसिन, और 20% प्रोटीन वो होता है जिससे वे प्रोटीन बनता है। अब जो केसिन प्रोटीन होता है इसको जो कम्प्लीटली सिंगल एंजाइम पचा सकता है उसका नाम होता है रेनिन, जो कि सिर्फ छोटे बच्चों में मिलता है, इसीलिए वो माँ का दूध पचा पाते हैं इतनी आसानी से। बट जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो रेनिन बनना बंद हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है पेप्सिन। बट पेप्सिन कभी भी केसिन को 100% डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जगह पे ह्यूमन बॉडी 2 तरीके के एंजाइम और प्रोड्यूस करती है, ट्रिप्सिन और क्रोमोट्रिप्सिन, इसकी वजह से मिल्क 100% डाइजेस्ट हो सकता है। अब देखो ये बायोलॉजिकल पॉइंट तो किसी काम का रहा नहीं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीगन्स का कहना ये होता है कि जितनी भी फीमेल मैमल्स होते हैं ये उतना ही दूध देते हैं जितना इनके बच्चों को जरूरत होती है। इंसान क्या करते हैं कि सारा दूध निकाल के बेच देते हैं, तो ये एक्चुअल में एक तरीके से चोरी हुई। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो लोग इसका काउंटर देते हैं कि अगर हम दूध ना निकालें तो गाय या भैंस बीमार हो जाएगी, और अगर हम बछड़े को सारा दूध पीने दें तो उसको 10 लग जाएंगे तो वो कमजोर होकर मर जाएगा, जो कि एक्चुअल में सही है भी, क्योंकि ह्यूमंस ने गाय भैंसों को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया है पिछले हजारों सालों में कि अब वो इवॉल्व हो चुकी हैं एक्सप्लॉइट होने के लिए। देखो एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। एक ब्रीड होती है काउस की, जर्सी ब्रीड। ये न्यू जर्सी से स्पीशीज लाई गई थी। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एंशिएंट जर्सी ब्रीड जो होती है वो 1 साल के अंदर 1500 से 2000 लीटर दूध देती है, लेकिन जो मॉडर्न जर्सी ब्रीड है वो 1 साल के अंदर 4000 से लेके 6000 लीटर दूध देती है। अब देखो बछड़ा तो तब भी उतनी साइज का होता था और गाय भी उतनी साइज की होती थी। ऐसा तो नहीं है गाय लंबी हो गई या बछड़ा लंबा पैदा होने लगा। इन हजारों सालों की एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ही ये ब्रीड्स जेनेटिकली इवॉल्व हो चुकी हैं एक्सप्लॉइट होने के लिए। तो अगर बछड़े को वो थोड़ा बहुत दूध भी दे दोगे तब भी तुम्हारे बेचने लायक दूध निकाल देगी गाय, और एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। और अगर नहीं दे रही तो इंजेक्शन तो लगा ही देते हैं ये लोग। वैसे इस वीडियो को देख के मेरा दूध या दोस्त के लग जाएगा, बट कोई बात नहीं। देखो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पॉइंट है, अगर हम समझते हैं कि ह्यूमंस इस प्लेनेट की सबसे स्मार्टेस्ट स्पीशीज है, हमारी 10% भी इंटेलिजेंस के बराबर नहीं है कोई और स्पीशीज, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है भाई कि हम इस धरती पे हर ऑर्गेनिज्म को इक्वली ट्रीट कर पाए। ट्रीट नहीं भी करे तो एटलीस्ट उन्हें जिंदा तो रहने दें, उनकी जिंदगियों में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि पेड़ भी तो हमने काटे, उनके घर हमने काटे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। और देखो मैं किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए या लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, कि जिसको करना है वो खुद कर सकता है। बट मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि ये पॉइंट्स कुछ लोगों तक पहुंच पाए। अगर 1% लोग भी इस वीडियो को देख के सुधरते हैं तो दुनिया कल से 1% बेहतर हो जाएगी। अब देखो तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस तरीके से रहते हो, वरना मेरा बाप तो अमीर है, मैं तो कर लूंगा जो करना।